अनोखे पंखा का कमाल। एक दिन महल में एक पंखा विक्रेता जिसका नाम सुरेश था, महल में आया। सुरेश ने बड़े गर्व से दावा किया, महाराज, मेरा यह पंखा अद्भुत है। इसे चलाने से व्यक्ति की असली पहचान प्रकट हो जाती है। जो ईमानदार, नेकदिल और सच्चे मन का होता है, उसके पंखे की गति धीमी, संतुलित और मधुर होती है। पर जो स्वार्थी या कपटी होता है, तो उसके पंखे बिना किसी रुख के उड़ते हुए असंतुलित दिखाई देते हैं। महाराज अकबर ने सुरेश के दावे पर जिज्ञासा जताई और तुरंत बीरबल से कहा, बीरबल, इस पंखे के जादू का रहस्य उजागर करो। बताओ, क्या यह सच में चमत्कारी है या केवल दिखावे का खेल? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मुझे कुछ दिनों का समय दीजिए, मैं इसका निरीक्षण करूंगा। अगले कुछ दिनों तक बीरबल ने सुरेश के पंखे का गहन अध्ययन किया। उन्होंने देखा कि सुरेश रोज महल में आकर पंखे का प्रदर्शन करता था। दरबार के कुछ सज्जनों ने कहा, जब मैंने पंखा चलाया तो मुझे ऐसा लगा मानो मेरे अंदर की सच्चाई झलक रही है। पर बीरबल ने गौर से देखा कि पंखे का ढांचा तो साधारण लकड़ी का था, पर उसके कुछ किनारों पर अजीब नक्काशी और छोटे छोटे तार लगे हुए थे। रात में गुप्त निगरानी करते हुए बीरबल ने पाया कि सुरेश अक्सर अपने स्टॉल के पास जाकर पंखे में एक छोटी मशीन छुपा लेता था। उस मशीन की मदद से पंखे की गति पूर्व निर्धारित तरीके से बदल जाती थी, जिससे ऐसा प्रभाव पैदा होता था कि पंखा पहनने वाले के स्वभाव के अनुसार अपनी चाल बदलता हुआ प्रतीत होता था। अगले दिन दरबार में बीरबल ने पंखे का परीक्षण करवाने का आदेश दिया। सबसे पहले एक अहंकारी मंत्री पंखा चलाने के लिए आगे आया। मशीन के प्रभाव से उसके पंखे की गति अचानक अनियमित हो गई, जिससे उसकी स्वार्थी प्रवृत्ति साफ झलकने लगी। फिर एक विनम्र दरबारी पंखा लेकर आया। उसके पंखे की गति धीमी, संतुलित और मधुर रही, मानो उसकी आत्मा में सच्चाई बसती हो। बीरबल ने सभी के सामने घोषणा की, जहांपनाह, असली जादू वह नहीं होता जो केवल यंत्रों के सहारे दिखावा किया जाए। सुरेश ने स्वार्थ में आकर अपने पंखे में कृत्रिम यंत्र छिपा रखे हैं, जिससे यह दावा झूठा सिद्ध होता है। असली पहचान तो केवल उस व्यक्ति में होती है जिसके अंदर की नैतिकता, ईमानदारी और परिश्रम निहित होते हैं, जिन्हें कोई भी मशीन बदल नहीं सकती। महाराज अकबर ने बीरबल की चतुराई की खूब सराहना की और सुरेश को चेतावनी दी, भविष्य में ऐसे छल से राज्य की प्रतिष्ठा पर कोई आंच नहीं आने दी जाएगी। दरबार में सभी ने तालियां बजाईं और यह सीख मिली कि असली जादू इंसान के अपने अंदर छिपी सच्चाई में होता है, न कि केवल किसी दिखावे के यंत्र में। लालटेन का रहस्य। एक दिन महल में एक लालटेन विक्रेता जिसका नाम रमणीकांत था, महल में आया। उसने बड़े गर्व से दावा किया, महाराज, मेरी लालटेन अद्भुत है। इसे जलाने से आपके आसपास मौजूद हर व्यक्ति की असली पहचान सामने आ जाती है। जो सच्चे दिल वाला होता है, उसके पास से लालटेन की रोशनी सुनहरी और स्थिर होती है, पर जो स्वार्थी या कपटी होता है, उसकी रोशनी धुंधली, झपकीली और असंतुलित हो जाती है। महाराज अकबर को रमणीकांत का दावा सुनकर गहरी जिज्ञासा हुई। उन्होंने तुरंत बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे बताओ कि यह लालटेन सच में जादुई है या केवल दिखावे का खेल? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मुझे कुछ दिनों का समय दीजिए, मैं इसका निरीक्षण करूंगा। अगले कुछ दिनों तक बीरबल ने रमणीकांत की लालटेन का गहन अध्ययन किया। उन्होंने देखा कि रमणीकांत रोज महल में आकर लालटेन का प्रदर्शन करता था। कुछ दरबारियों ने कहा, जब मैंने लालटेन की रोशनी देखी तो मुझे लगा कि मेरे अंदर की अच्छाई झलक रही है। लेकिन बीरबल ने गौर से देखा कि लालटेन का ढांचा साधारण लौह का था, पर उसके कुछ हिस्सों पर अजीब नक्काशी और छोटे उपकरण लगे हुए थे। रात में गुप्त निगरानी करते हुए बीरबल ने पाया कि रमणीकांत अक्सर अपने स्टॉल के पास जाकर लालटेन में एक छोटी मशीन छिपा लेता था। उस मशीन की मदद से लालटेन की रोशनी में पूर्व निर्धारित प्रभाव उत्पन्न हो जाते थे, जिससे ऐसा भ्रम पैदा होता था कि रोशनी व्यक्ति के स्वभाव के अनुरूप बदल जाती है।
अगले दिन दरबार में बीरबल ने लालटेन का परीक्षण करवाने का आदेश दिया। सबसे पहले एक अहंकारी मंत्री लालटेन के पास आया। मशीन के प्रभाव से उसकी रोशनी झपकीली, असंतुलित और फीकी दिखाई दी, जिससे उसकी स्वार्थी प्रवृत्ति स्पष्ट हो गई। फिर एक विनम्र दरबारी लालटेन के पास आया। उसकी रोशनी सुनहरी, स्थिर और चमकदार प्रकट हुई, मानो उसकी आत्मा में शुद्धता बसती हो। बीरबल ने सबके सामने घोषणा की, जहांपना, असली जादू तो वह नहीं होता जो केवल यंत्रों के सहारे दिखावा किया जाए। रमणीकांत ने स्वार्थ में आकर अपनी लालटेन में कृत्रिम यंत्र छिपा रखे हैं, जिससे उसका दावा झूठा सिद्ध होता है। असली पहचान तो केवल उस व्यक्ति में होती है जिसके अंदर की ईमानदारी, नैतिकता और मेहनत निहित होती है। महाराज अकबर ने बीरबल की चतुराई की खूब सराहना की और रमणीकांत को चेतावनी दी, भविष्य में ऐसे छल से राज्य की प्रतिष्ठा पर कोई आंच नहीं आने दी जाएगी। दरबार में सभी ने तालियां बजाईं और यह सीख मिली कि असली जादू इंसान के अपने अंदर की सच्चाई में होता है, न कि केवल बाहरी दिखावे के यंत्र में। खिड़की का रहस्य। एक दिन महल में एक खिड़की विक्रेता, जिसका नाम विनीत था, महल में आया। उसने बड़े गर्व से दावा किया, महाराज, मेरी यह खिड़की अद्भुत है। इसे देखकर हर व्यक्ति की असली पहचान सामने आ जाती है। जो ईमानदार, नेकदिल और सच्चे मन का है, उसकी छवि खिड़की में स्पष्ट और चमकदार दिखाई देती है, पर जो स्वार्थी या कपटी होता है, उसकी छवि धुंधली और विकृत हो जाती है। महाराज अकबर को विनीत का दावा सुनकर गहरी जिज्ञासा हुई। उन्होंने तुरंत बीरबल से कहा, बीरबल, इस खिड़की के जादू का रहस्य उजागर करो। बताओ, क्या यह सच में चमत्कारी है या यह केवल दिखावे का खेल? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपना, मुझे कुछ दिनों का समय दीजिए, मैं इसका निरीक्षण करूंगा। अगले कुछ दिनों तक बीरबल ने विनीत की खिड़की का गहन अध्ययन किया। उन्होंने देखा कि विनीत रोज महल में आकर खिड़की का प्रदर्शन करता था। दरबार के कुछ सज्जनों ने कहा, जब मैंने खिड़की के सामने खड़ा होकर देखा तो मुझे लगा कि मेरे अंदर की सच्चाई झलक रही है। परंतु बीरबल ने गौर से देखा कि खिड़की का कांच तो साधारण था, पर उसके किनारों पर कुछ असामान्य नक्काशी और छोटे छोटे यंत्र लगे हुए थे। रात में गुप्त निगरानी करते हुए बीरबल ने पाया कि विनीत अक्सर अपने स्टॉल के पास जाकर खिड़की में एक छोटी मशीन सक्रिय कर देता था। उस मशीन की सहायता से खिड़की में प्रतिबिंब कुछ पूर्व निर्धारित तरीके से बदल जाता था, जिससे ऐसा प्रभाव पैदा होता था कि देखने वाले की स्वाभाविक छवि के बजाय एक नकली और पूर्वनियोजित छवि प्रकट हो। अगले दिन दरबार में बीरबल ने खिड़की का परीक्षण करवाने का आदेश दिया। सबसे पहले एक अहंकारी मंत्री खिड़की के सामने खड़ा हुआ। मशीन के प्रभाव से उसकी छवि धुंधली और विकृत दिखाई दी, जिससे उसकी स्वार्थी प्रवृत्ति साफ झलकने लगी। फिर एक विनम्र साधारण व्यक्ति खिड़की के पास आया। उसकी छवि स्पष्ट, चमकदार और स्वाभाविक दिखाई दी, मानो उसकी आत्मा में सच्चाई बसती हो। बीरबल ने सबके सामने घोषणा की, जहांपना, असली जादू वह नहीं होता जो केवल यंत्रों के सहारे दिखावा किया जाए। विनीत ने स्वार्थ में आकर अपनी खिड़की में कृत्रिम यंत्र छुपा रखे हैं, जिससे उसका दावा झूठा सिद्ध होता है। असली पहचान तो केवल उस व्यक्ति में होती है जिसके अंदर की ईमानदारी, नैतिकता और परिश्रम निहित होते हैं, जिन्हें कोई मशीन बदल नहीं सकती। महाराज अकबर ने बीरबल की चतुराई की खूब सराहना की और विनीत को चेतावनी दी, भविष्य में ऐसे छल से राज्य की प्रतिष्ठा पर आंच नहीं आने दी जाएगी। दरबार में सभी ने तालियां बजाईं और यह सीख मिली कि असली जादू इंसान के अपने अंदर की सच्चाई में होता है, न कि केवल बाहरी दिखावे के यंत्र में। बोलती हुई तस्वीर। एक दिन महल में एक चित्रकार, जिसका नाम सुरेश था, आया। उसने बड़े गर्व से दावा किया, महाराज, मेरी बनाई हुई यह तस्वीर अद्भुत है। इसे देखकर हर व्यक्ति की असली सच्चाई प्रकट हो जाती है। जो व्यक्ति ईमानदार और नेकदिल होता है, उसकी तस्वीर में जीवंत रंग और चमक आती है, पर जो स्वार्थी या कपटी होता है, उसकी तस्वीर सूखी और फीकी दिखती है।
महाराज अकबर ने सुरेश के दावे पर जिज्ञासा जताई और बीरबल से कहा, बीरबल, इस तस्वीर का रहस्य उजागर करो। बताओ, क्या यह सच में जादुई है या केवल दिखावे का खेल? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपना, मुझे कुछ दिनों का समय दीजिए, मैं इसका निरीक्षण करूंगा। अगले कुछ दिनों तक बीरबल ने सुरेश की तस्वीर का गहन अध्ययन किया। उन्होंने देखा कि सुरेश रोज महल में आकर तस्वीर का प्रदर्शन करता था। दरबार के कुछ सज्जनों ने कहा, जब मैंने इस तस्वीर को देखा तो मुझे ऐसा लगा मानो मेरे अंदर की सच्चाई झलक रही है। परंतु बीरबल ने गौर से देखा कि तस्वीर का कागज और रंग साधारण थे, पर उसके किनारों पर कुछ अजीब नक्काशी और छोटे छोटे प्रतिबिंब बने हुए थे। रात में गुप्त निगरानी करते हुए बीरबल ने पाया कि सुरेश अपने स्टॉल के पास एक छोटी मशीन छुपा कर रखता था। उस मशीन की मदद से तस्वीर में लगे विशेष शीशे और लाइटें पूर्व निर्धारित तरीके से चमकते थे, जिससे तस्वीर देखने वाले की असली सच्चाई का भ्रम पैदा हो जाता था। अगले दिन दरबार में बीरबल ने सभी को बुलाकर तस्वीर का परीक्षण करवाया। सबसे पहले एक अहंकारी मंत्री ने तस्वीर देखी। मशीन के प्रभाव से उसकी तस्वीर में रंग फीके पड़ गए और उसकी स्वार्थी प्रवृत्ति झलकने लगी। फिर एक विनम्र दरबारी ने तस्वीर देखी। उसकी तस्वीर में चमकदार और जीवंत रंग उभर आए, मानो उसकी आत्मा की शुद्धता प्रकट हो गई हो। बीरबल ने सबके सामने घोषणा की, जहांपना, असली जादू तो वह नहीं होता जो केवल यंत्रों के सहारे दिखावा किया जाए। सुरेश ने स्वार्थ में आकर अपनी तस्वीर में कृत्रिम यंत्र छुपा रखे हैं, जिससे यह प्रभाव पैदा होता है। असली पहचान तो केवल उस व्यक्ति में होती है जिसके अंदर की सच्चाई, नैतिकता और परिश्रम निहित होते हैं। महाराज अकबर ने बीरबल की चतुराई की खूब सराहना की और सुरेश को चेतावनी दी कि भविष्य में ऐसे छल से राज्य की प्रतिष्ठा पर कोई आंच नहीं आने दी जाएगी। दरबार में सभी ने तालियां बजाईं और यह सीख मिली कि असली जादू इंसान के दिल में होता है, न कि केवल किसी दिखावे के यंत्र में। एक दिन सुबह बादशाह अकबर के दरबार में एक अजीब घटना हुई। महल का खजांची भागता हुआ आया और बोला, जहांपना, खजाने से चांदी की वह बड़ी घंटी गायब हो गई जो आपने पिछले महीने बनवाई थी। कल रात तक तो थी, पर आज सुबह वहां नहीं मिली। अकबर को वह घंटी बहुत पसंद थी, क्योंकि उसकी आवाज दूर तक गूंजती थी। वे क्रोध में आ गए और बोले, यह कैसे हो सकता है कि मेरे खजाने से इतनी कीमती चीज चोरी हो जाए और किसी को पता भी न चले। उन्होंने दरबारियों को आदेश दिया, मुझे यह रहस्य दोपहर तक सुलझा हुआ चाहिए, वरना सब पर गाज गिरेगी। फिर हमेशा की तरह उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तू मेरी सबसे तेज बुद्धि वाला इंसान है, मेरी घंटी ढूंढ ला। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपना, मुझे कुछ समय दीजिए। घंटी ज्यादा दूर नहीं गई होगी, यह मेरा वचन है। बीरबल ने जांच शुरू की। सबसे पहले उसने खजाने के पहरेदारों से पूछा, क्या रात में कोई खजाने के पास आया? पहरेदारों ने इनकार किया, नहीं बीरबल जी, कोई नहीं आया। हम पूरी रात जागते रहे। फिर उसने खजांची से पूछा, कुछ अजीब सा देखा या सुना? खजांची ने सोचते हुए कहा, हाँ, रात को एक हल्की सी खनक की आवाज आई थी, पर मुझे लगा शायद हवा से कोई चीज टकराई हो। बीरबल खजाने के कमरे में गया। वहां घंटी का स्थान खाली था, लेकिन उसे एक सुराग मिला। कमरे की खिड़की के पास चांदी का एक छोटा सा टुकड़ा पड़ा था और बाहर कीचड़ में कुछ धुंधले जूतों के निशान दिखे, जो महल के नौकरों के रहने की जगह की ओर जा रहे थे। बीरबल ने एक योजना बनाई। वह दरबार में लौटा और बोला, जहांपना, चोर को पकड़ने के लिए आपकी मदद चाहिए। आज दोपहर एक छोटा सा समारोह रखिए और सारे नौकरों, पहरेदारों और दरबारियों को बुलाइए। कह दीजिए कि यह खजाने की सुरक्षा का जश्न है। अकबर को समझ नहीं आया, पर उन्होंने हामी भर दी। दोपहर में महल में लोग जमा हुए। बीरबल ने चुपके से रसोइयों को कहा कि एक खास पकवान, चांदी की पत्ती से सजा मांस, सिर्फ उन 4 नौकरों को परोसा जाए जो खजाने के पास रहते थे।
जब खाना शुरू हुआ, बिरबल गौर से देखने लगा। उन चारों नौकरों ने पकवान देखते ही घबराहट दिखाई। एक का चेहरा पीला पड़ गया, दूसरा पसीना पसीना हो गया, तीसरा अपने साथी से फुसफुसाने लगा। बिरबल उनके पास पहुंचा और हल्के से बोला, क्यों परेशान हो दोस्तों? यह तो बस खाना है। या शायद तुम्हें लग रहा है कि इसमें चांदी की घंटी का स्वाद है। चौथा नौकर टूट पड़ा, माफी दें बिरबल जी, हमने घंटी चुराई थी। हम उसे पिघलाकर बेचने वाले थे। वह हमारे कमरे में छिपी है। अकबर ने यह सुनकर ठहाका लगाया, बिरबल तूने फिर कमाल कर दिया। तुझे कैसे पता चला? बिरबल ने झुककर कहा, जहांपना, चांदी का टुकड़ा और जूतों के निशान मुझे नौकरों तक ले गए, पर पक्का सबूत चाहिए था। अपराधी का डर उसे खुद बेनकाब कर देता है, खासकर जब उसे लगे कि उसकी चोरी उसके सामने परोस दी गई है। घंटी वापस आई। नौकरों को सजा के तौर पर कुछ दिन का काम बढ़ा दिया गया और अकबर ने बिरबल को एक सोने का सिक्का इनाम में दिया। तू हर बार मुझे चकित कर देता है, उन्होंने कहा। और इस तरह अकबर के दरबार में बिरबल की बुद्धि एक बार फिर चमक उठी। बोलती हुई घड़ी। एक दिन महल में एक घड़ी विक्रेता आया जिसका नाम सुरेश था। उसने दावा किया कि उसकी घड़ी अद्भुत है। यह केवल समय ही नहीं बताती, बल्कि दरबार में बैठे व्यक्ति के स्वभाव की झलक भी दे जाती है। सुरेश का कहना था, महाराज, मेरी घड़ी अगर ईमानदार व्यक्ति के पास होगी तो उसमें सटीक समय के साथ मधुर धुन सुनाई देगी, पर यदि कोई स्वार्थी या अहंकारी है तो घड़ी का रुख बदलकर धुंधला और अजीब सा समय दिखाएगी। महाराज अकबर को सुरेश का दावा सुनकर जिज्ञासा हुई। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, इस घड़ी का रहस्य उजागर करो। बताओ, क्या यह घड़ी सच में जादुई है या केवल दिखावे का खेल? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपना, मुझे कुछ दिनों का समय दीजिए, मैं इसका निरीक्षण करूंगा। अगले कुछ दिनों तक बीरबल ने सुरेश की घड़ी का गहन निरीक्षण किया। उन्होंने देखा कि सुरेश रोज महल में आकर अपनी घड़ी का प्रदर्शन करता था। दरबार में कुछ सज्जनों ने कहा, जब मैंने इस घड़ी को देखा तो मुझे ऐसा लगा जैसे समय मेरे अंदर की भावनाओं के साथ बदल रहा है। लेकिन बीरबल ने गौर से देखा कि घड़ी के बाहरी पुर्जे तो साधारण से थे, परंतु उसके अंदर कुछ तार और यंत्र छिपे हुए प्रतीत हो रहे थे। रात में गुप्त निगरानी में बीरबल ने पाया कि सुरेश अक्सर अपने स्टॉल के पास जाकर घड़ी में एक छोटी मशीन लगाता था। उस मशीन की सहायता से घड़ी के रीडिंग में कुछ पूर्व निर्धारित परिवर्तन आ जाते थे, जिससे अहंकारी लोगों के सामने समय धुंधला दिखाई देता था और विनम्र लोगों के सामने सटीक समय के साथ एक मधुर धुन सुनाई देती थी। अगले दिन दरबार में बीरबल ने सबको बुलाकर यह रहस्य उजागर कर दिया। उन्होंने सुरेश से पूछा, क्या तुमने कभी सोचा है कि असली समय तो बस एक प्राकृतिक चीज है, न कि किसी यंत्र से? सुरेश थोड़ा झिझकते हुए कबूल करने लगा, मैं तो बस यह दिखाने की कोशिश करता था कि लोग मेरे दावे पर विश्वास करें। बीरबल ने सभा में कहा, जहांपना, असली जादू इंसान के अंदर नहीं होता, बल्कि हमारे कर्मों, नैतिकता और विचारों में निहित होता है। यह घड़ी केवल एक यंत्र है, जिसके जरिए मैंने यह प्रमाणित कर दिया कि अगर हम अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर सत्य और ईमानदारी से काम करें, तो हमारा समय भी सुंदर और सटीक हो जाता है। महाराज अकबर ने बीरबल की चतुराई की खूब सराहना की और सुरेश को चेतावनी दी कि भविष्य में ऐसे दिखावे से राज्य की प्रतिष्ठा पर आंच नहीं पड़ने दी जाएगी। दरबार में सभी ने तालियां बजाईं और यह सीख मिली कि असली समय, असली ज्ञान और असली महानता हमारे अपने अंदर की सच्चाई और नैतिकता से उत्पन्न होती है। एक दिन अकबर अपने सैनिकों और बीरबल के साथ जंगल में शिकार के लिए निकले। रास्ते में एक किसान घबराया हुआ दौड़ता हुआ उनके पास आया और बोला कि उसका घोड़ा चोरी हो गया है। उसने अकबर से मदद की गुहार लगाई। अकबर को किसान की परेशानी देखकर दुख हुआ। उन्होंने तुरंत अपने सैनिकों से कहा कि किसान का घोड़ा ढूंढ कर लाओ, लेकिन जंगल बड़ा था और घोड़ा मिलना आसान नहीं था।
उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा कि अब यह काम तुम्हारे हवाले है, देखो तुम इसे कैसे हल करते हो। बीरबल ने सबसे पहले किसान से घोड़े का पूरा विवरण लिया, उसका रंग, आकार और खास पहचान। फिर उन्होंने गांव के सभी लोगों को इकट्ठा किया और घोषणा की कि राजा अकबर ने आदेश दिया है कि जिसने भी किसान का घोड़ा देखा है वह तुरंत बताए, वरना सख्त सजा दी जाएगी। भीड़ में खड़े सभी लोग चुप थे, लेकिन तभी एक व्यक्ति जोर से हंस पड़ा और बोला कि हुजूर, मैं घोड़ा देखने वालों में नहीं हूँ। बीरबल मुस्कुराए और अकबर की ओर देखते हुए बोले कि जहांपनाह, यही व्यक्ति चोर है। अकबर ने हैरानी से पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला कि यही चोर है। बीरबल हंसकर बोले कि जहांपनाह, मैंने सिर्फ यह कहा था कि जिसने घोड़ा देखा है वह बताए। लेकिन यह आदमी बिना किसी सवाल के खुद ही बोल पड़ा कि उसने घोड़ा नहीं देखा। यह वही कर सकता है जो घोड़े की चोरी से डर रहा हो। अकबर ने सैनिकों को आदेश दिया कि उस आदमी को पकड़कर पूछताछ की जाए। जैसे ही सैनिकों ने उसे घेरा, वह डरकर घोड़े का पता बताने लगा। घोड़ा मिलते ही किसान खुशी से झूम उठा। अकबर ने बीरबल की चतुराई की प्रशंसा की और कहा कि बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि कोई भी चोर तुम्हारी बुद्धिमानी से बच नहीं सकता। अकबर ने किसान को उसका घोड़ा वापस दिलवाया और बीरबल को सोने की मोहरों से इनाम दिया। दरबार में सभी ने बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की और ठहाके लगने लगे। एक समय की बात है जब गांवों में मिट्टी से बनी वस्तुएं ही जीवन का आधार थी। महाराज अकबर के दरबार में अक्सर ऐसी कहानियां सुनाई देती थी जो लोगों के मन में आशा और प्रेरणा भर देती थी। इसी दौरान एक कुम्हार, जिसका नाम देवकुमार था, महल में पहुंचा और बड़े गर्व से दावा करने लगा, महाराज, मेरी बनाई हुई मिट्टी की भंडार में छुपी वस्तुएं अद्भुत हैं। ये वस्तुएं आपके दिल की सच्चाई प्रकट कर देती हैं। यदि कोई व्यक्ति इन वस्तुओं को छूता है तो उसकी असली स्वभाव, चाहे वह विनम्र हो या स्वार्थी, तुरंत सामने आ जाता है। दरबार में देवकुमार के दावे पर चर्चा होने लगी। कुछ मंत्रियों ने उसकी बातों में आस्था जताई, पर बीरबल की आंखों में तुरंत संशय के बादल मंडराने लगे। महाराज अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, बताओ कि क्या यह कुम्हार की वस्तुएं सच में चमत्कारी हैं या यह केवल दिखावे का खेल है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जहांपनाह, सत्य का प्रकाश अंततः उजागर हो ही जाता है। मुझे कुछ दिन का समय दीजिए, मैं इसका रहस्य खोल दूंगा। अगले कुछ दिनों तक बीरबल ने देवकुमार की बनाई हुई मिट्टी की वस्तुओं का गहन निरीक्षण किया। उन्होंने देखा कि देवकुमार रोज महल में आकर अपनी कलाकृतियां प्रदर्शित करता था। दरबार के कुछ सज्जनों ने कहा, जब मैंने इन वस्तुओं को छुआ तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे अंदर छिपी हुई भावनाएं और विचार प्रकट हो गए हों। परंतु बीरबल ने गौर से देखा कि वस्तुओं के कुछ हिस्सों पर हल्की हल्की चमक और असामान्य निशान थे, मानो उनमें कुछ अतिरिक्त मिश्रण मिला हो। गुप्त निगरानी लगाते हुए बीरबल ने पाया कि देवकुमार अक्सर रात में अपने कार्यशाला में जाकर मिट्टी में एक विशेष रासायनिक मिश्रण मिला देता था, जिससे वस्तुओं में कृत्रिम चमक उत्पन्न हो जाती थी। इस मिलावट से वस्तुएं देखने में तो अद्भुत लगती थीं, पर असली गुण तो केवल स्वाभाविक मिट्टी में निहित होते हैं। अगले दिन महाराज अकबर ने दरबार में सभा बुलाई और सभी से आग्रह किया कि वे देवकुमार की वस्तुओं का अनुभव करें। सबसे पहले एक अहंकारी मंत्री ने एक वस्तु को छुआ। तुरंत ही उसकी वस्तु में से फीकी चमक निकलने लगी, मानो उसके अंदर के स्वार्थ की छाया दिखने लगी हो। फिर एक विनम्र साधारण व्यक्ति ने वही वस्तु छुई और उसे स्वाभाविक गर्मजोशी भरी चमक मिली, जैसे उसमें उसकी आंतरिक सच्चाई प्रकट हो गई हो। बीरबल ने सभा में घोषणा की, देखिए जहांपनाह, असली चमत्कार तो वही है जो स्वाभाविक गुणों में निहित होता है। देवकुमार ने स्वार्थ में आकर अपने वस्तुओं में कृत्रिम रासायनिक मिश्रण मिला दिया है,
जिससे वे जादुई प्रतीत होती हैं। लेकिन सच्ची महानता तो उस व्यक्ति में होती है जिसके अंदर की शुद्धता, नैतिकता और परिश्रम स्वाभाविक रूप से झलकते हैं। दरबार में सभी ने जोर से हंसते हुए कहा, अब तो स्पष्ट हो गया कि यह केवल दिखावे का खेल था। महाराज अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, मेरे राज्य में केवल सत्य, नैतिकता और ईमानदारी का ही स्थान है। जो भी व्यक्ति स्वार्थ में आकर केवल दिखावे का सहारा लेता है, वह अंततः अपनी ही प्रतिष्ठा खो देता है। सच्ची सफलता, समृद्धि और महानता केवल कड़ी मेहनत, प्राकृतिक गुण और ईमानदारी से प्राप्त होती है, न कि केवल झूठे दावों से। बीरबल ने भी कहा, सच्चा ज्ञान और सफलता केवल अंदर की सच्चाई, नैतिकता एवं परिश्रम से प्राप्त होती है। देव कुमार को अपनी चाल पकड़ी गई और उसने विनम्रता से कबूल किया, महाराज, मैंने स्वार्थ में आकर अपने वस्तुओं में कृत्रिम मिश्रण मिलाया था ताकि मेरा दावा सच दिखे। अब मैं सच्चाई और नैतिकता के मार्ग पर चलने का संकल्प लेता हूँ। एक समय था जब राज्य में व्यापारिक गतिविधियां चरम पर थीं। एक धनी व्यापारी जिसका नाम वीरू था, अपने व्यापार में अद्भुत दावे करता रहता था। वह दावा करता था कि उसके पास ऐसे सिक्के हैं जो एक रात में दोगुने हो जाते हैं। वीरू ने अपने सिक्कों का प्रदर्शन महल में करने का निश्चय किया और बड़े गर्व से बोला, महाराज, मेरे सिक्के अद्भुत हैं। यदि आप इन्हें एक दिन के लिए छोड़ दें तो अगले दिन आपको इनका दोगुना मिलेगा। दरबार में यह सुनकर उत्साह फैल गया। कुछ व्यापारियों ने वीरू की बात पर विश्वास किया, परंतु कुछ में संशय भी उत्पन्न हुआ। बादशाह अकबर ने अपने प्रिय सलाहकार बीरबल से कहा, बीरबल, यह दावा सत्य है या केवल दिखावे का घमंड? मुझे इसकी जांच करवाओ। अगले दिन वीरू ने महल के खजाने में अपने सिक्कों का एक समूह जमा कर दिया। बीरबल ने सावधानी पूर्वक उन सिक्कों की गिनती की। अगले दिन जब वीरू ने दावा किया कि सिक्कों की संख्या दोगुनी हो गई है, तो बीरबल ने फिर से गिनती की। बीरबल ने पाया कि वास्तव में सिक्कों की संख्या में कोई वृद्धि नहीं हुई थी। उन्होंने गहराई से सोचा, क्या वीरू ने अपने पुराने सिक्कों को छिपा लिया है ताकि वह दोगुना दिख सके? बीरबल ने वीरू से पूछताछ की, वीरू, तुमने अपने सिक्कों में क्या किया? वीरू ने झिझकते हुए कबूल किया, महाराज, मैंने अपने पुराने सिक्कों को छुपा रखा था ताकि जब दोगुना दिखाने का दावा करूं तो छुपे सिक्कों को बाहर निकाल सकूं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह असली धन वही है जो ईमानदारी और मेहनत से अर्जित होता है। केवल दिखावे से कोई वृद्धि नहीं होती। बाद में महाराज अकबर ने क्रोध से कहा, मेरे राज्य में केवल सच्चाई का ही स्थान है। जो अपने स्वार्थ में आकर छलकपट करता है, उसकी प्रतिष्ठा समाप्त हो जाती है। वीरू को कठोर सजा सुनाई गई और आदेश दिया गया कि भविष्य में सभी व्यापारिक लेनदेन में पारदर्शिता अनिवार्य होगी। एक दिन बादशाह अकबर अपने महल के प्रांगण में विराजमान थे। उसी दिन नगर में एक बड़ा मेला लगा था। मेलों का आयोजन अक्सर लोगों को खुशियां देता था, पर आज अकबर के मन में कुछ गहराई से विचार उमड़ रहे थे। उन्होंने अपने प्रिय सलाहकार बीरबल से कहा, बीरबल, यह मेला देखने लायक है, पर मुझे यह जानना है कि असली खुशी कहाँ से आती है। क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपने हृदय की सच्चाई से मेल में भी खुशी पा लेता है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपना, मैं आपको आज एक अनुभव कराऊंगा जिससे आपको सच्ची खुशी का मोल समझ में आ जाएगा। अगले दिन बीरबल ने आदेश दिया कि दरबार में सभी से आग्रह किया जाए कि वे मेल में आएं और एक विशेष खेल खेलें। खेल का नियम था, अपने पास मौजूद सबसे प्रिय वस्तु लेकर आओ और उसे दूसरों में बांट दो। दरबार में उपस्थित सभी ने उत्साह से भाग लिया। कुछ ने अपने कीमती गहने, कुछ ने धन दौलत, तो कुछ ने अपने प्रिय वस्त्र लाए। परंतु एक साधारण नौकर
जिसका नाम भोलाराम था, ने केवल अपनी छोटी सी लकड़ी की कलश लाकर प्रस्तुत की, जिसमें उसने अपने द्वारा बचाई गई थोड़ी सी मिठाई रखी थी। जब सभी ने अपने अपने उपहारों का प्रदर्शन किया तो दरबार में हलचल मच गई। अन्य मंत्रियों ने अपने महंगे गहने और धन के बारे में गर्व से बताया, पर भोलाराम के उपहार पर सबकी नजरें टिकी रहीं। अकबर ने उत्सुक होकर पूछा, भोलाराम, तुमने इतनी छोटी सी कलश में मिठाई क्यों रखी? क्या यह तुम्हारी असली खुशी का प्रतीक है? भोलाराम ने सरलता से उत्तर दिया, जहांपना, मेरे पास बहुत कुछ नहीं है, पर यह मिठाई मेरे दिल की खुशियां संजोए हुए है। जब मैं इसे देखता हूँ, मुझे याद आता है कि मेरी छोटी सी मेहनत से भी मेरे परिवार में मुस्कान बिखर जाती है। तभी बीरबल ने कहा, जहांपना, असली खुशी वह नहीं जो महंगे वस्त्रों, धन या गहनों में होती है, बल्कि वह है जो आपके अंदर की सादगी और संतोष से आती है। देखिए, भोलाराम ने अपनी छोटी सी मिठाई को अपने प्रेम और संघर्ष से संजोया है। वहीं अन्य लोग केवल दिखावे के लिए अपनी वस्तुएं प्रस्तुत करते हैं। अकबर ने गहरी सोच में पड़ते हुए कहा, बीरबल, तुमने मुझे फिर सिखा दिया कि सच्ची खुशी बाहरी संपत्ति में नहीं, बल्कि हमारी आंतरिक संतुष्टि में निहित होती है। दरबार में सभी ने भी इस बात को समझा और उस दिन मेला में एक नई उमंग फैल गई। एक दिन महल में बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे, जब उन्होंने देखा कि मंत्री बड़ोदरी, जो हमेशा से सादगी में रहते थे, अचानक एक चमकीली नीली टोपी पहनकर आए हैं। यह टोपी उनके पहनावे में बिल्कुल अलग थी, क्योंकि अब तक उनके सिर पर हमेशा काले या लाल रंग की पगड़ियां ही रहती थी। अकबर का मन जिज्ञासा से भर गया और उन्होंने बड़ोदरी से पूछा, मंत्री जी, यह नीली टोपी कहाँ से आई? यह तुम्हारे वेश में नया रंग क्यों भर रही है? बड़ोदरी ने झिझकते हुए उत्तर दिया, जहांपना, यह टोपी मेरे एक मित्र ने उपहार में दी थी और मुझे लगा कि इसे पहनकर मैं थोड़ा अलग दिखूंगा, पर अकबर की नजरों में कुछ गड़बड़ सी थी। उन्होंने तुरंत अपने प्रिय सलाहकार बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मुझे लगता है कि इस नीली टोपी में कुछ तो रहस्य है। मुझे बताओ कि यह टोपी कैसे आई? बीरबल ने तुरंत बड़ोदरी की टोपी पर ध्यान दिया। उन्होंने देखा कि टोपी के किनारों पर कुछ अनूठे निशान थे, जैसे कि कहीं से चिपके हुए धूल के कण, जो बतलाते थे कि यह टोपी कहीं ठंडे पानी में भीगी हुई थी। बीरबल ने सोचा, यह टोपी तो शायद किसी और की हो सकती है, जिसे चुपके से ले लिया गया हो। उन्होंने दरबार के नौकरों में से कुछ से पूछताछ शुरू की। एक नौकर, जिसका नाम लोचन था, बोल पड़ा, जहांपना, मैंने कुछ दिनों पहले महल के बाहर गांव के रास्ते में एक गरीब भिखारी को देखा था, जिसके सिर पर नीली टोपी थी। वह टोपी इतनी साधारण थी, लेकिन बिल्कुल वैसी ही थी जैसे आज बड़ोदरी जी की टोपी दिखाई दे रही है। बीरबल ने उस बात को सुनकर तुरंत संदिग्धता का खेल चालू कर दिया। उन्होंने अकबर से कहा, जहांपना, हमें यह देखना होगा कि क्या यह टोपी वाकई भिखारी की ही है। मैं गांव जाऊंगा और इसकी जांच करूंगा। अकबर ने बीरबल को आदेश दिया कि वह जल्द से जल्द सच्चाई उजागर करें। अगले दिन बीरबल गांव पहुंचे। वहां उन्होंने उस गरीब भिखारी, जिसका नाम छोटू था, से पूछा, छोटू, तुम्हारे सिर पर नीली टोपी कैसी है? छोटू ने बड़े ही मासूमियत से कहा, जहांपना, यह मेरी ही टोपी है। मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं, पर मुझे मेरी टोपी बहुत प्यारी है। बीरबल ने टोपी की जांच की। वाकई में टोपी के किनारों पर वही निशान थे जो उन्होंने महल में बड़ोदरी की टोपी पर देखे थे। बीरबल ने छोटू से विनम्रता से पूछा, क्या तुम्हें कभी कोई टोपी चुरा कर देने की पेशकश की गई थी? छोटू ने धीरे से बताया, हाँ, कुछ दिन पहले मेरे पास एक आदमी आया था और बोला कि वह मुझे अच्छी रकम देगा अगर मैं अपनी टोपी बदल लूं। बीरबल ने समझ लिया कि यही वह घटना है।
वह तुरंत गांव के रास्ते से लौटे और महल में सबको बुलाया। उन्होंने बड़ोदरी से पूछा, मंत्री जी, क्या तुम्हें याद है कि कुछ दिन पहले तुमने अपनी टोपी बदलने के लिए किसी से कुछ पैसे लिए थे? बड़ोदरी चुप हो गए। फिर बीरबल ने कहा, हमने गांव में पाया कि टोपी वाकई छोटू की है, जिसे किसी ने चुपके से तुम्हारे पास भेज दिया। यह धोखाधड़ी का षड्यंत्र था, जिसका मकसद तुम्हारी प्रतिष्ठा को धूमिल करना और कुछ लालची लोगों को फायदा उठाने का अवसर प्रदान करना था। अकबर ने गुस्से से बड़ोदरी से पूछा, क्या तुमने ऐसा किया? बड़ोदरी ने अंततः कबूल कर लिया, जहांपनाह, मैं जानता हूँ कि मैंने उस टोपी को स्वीकार कर लिया था। मेरा यह विचार था कि यह मेरे वेश में नया रंग भर देगा, पर मुझे यह नहीं पता था कि यह चोरी की हुई टोपी है। अकबर ने तुरंत उस धोखेबाज व्यक्ति को ढूंढकर, जिसने टोपी भिखारी से चुरवाकर बड़ोदरी के पास भेजी थी, उसे पकड़वाया। उस ठग ने कबूल किया, मैंने लालच में आकर यह काम किया ताकि मुझे कुछ धन मिले। अकबर ने उस ठग को कड़ी सजा सुनाई और बड़ोदरी को चेतावनी दी कि आगे से वह किसी भी अज्ञात स्रोत से वस्तुएं स्वीकार न करे। एक दिन दरबार में बादशाह अकबर बड़े उत्सुक और गंभीर मूड में बैठे थे। अचानक उन्होंने देखा कि उनके दरबार के कुछ दरबारी और नौकर अपनी पहराव में नई नई चमचमाती चप्पलें पहन रहे हैं। अकबर को यह देखकर आश्चर्य हुआ, क्योंकि महल में सभी की चप्पलें एक जैसी और साधारण थीं। उन्होंने पूछा, यह इतनी सुंदर चप्पलें कहाँ से आ गईं? और क्यों कुछ लोगों के पास 2-3 जोड़ी चप्पलें हैं? दरबार में तुरंत अफवाह फैल गई। कुछ दरबारियों ने कहा कि शायद कोई महंगी चप्पलें लाया है, तो कुछ ने आरोप लगाया कि कोई दरबार में चोरी कर रहा है। अकबर ने फिर बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, इस चप्पल के रहस्य का पता लगा। मुझे यकीन है कि तुम ही इस गुत्थी को सुलझा सकते हो। बीरबल ने सबसे पहले महल के सभी नौकरों और दरबारियों की सूची निकाल ली। उन्होंने ध्यान से देखा कि कुछ नौकर अपनी साधारण चप्पलें तो पहनते हैं, पर कुछ के पास एक दूसरी चप्पलें भी मौजूद थीं, जो उनकी अपनी नहीं लग रही थीं। बीरबल ने सभी से व्यक्तिगत रूप से पूछा कि उनके पास कितनी चप्पलें हैं और किसका क्या हाल है। धीरे धीरे एक नौकर की बात पर ध्यान गया, जिसका नाम मनोज था। मनोज ने झिझकते हुए बताया, जहांपनाह, मेरे पास 2 जोड़ी चप्पलें हैं। एक मेरी अपनी है और दूसरी मैं पातेगाते दरबार में रखी हुई चप्पलें इस्तेमाल करता हूं, ताकि मेरे पुराने चप्पलें घिस न जाएं। बीरबल ने तुरंत मुस्कुराते हुए कहा, यही तो समस्या है, जहांपनाह। मनोज ने अपनी असली चप्पलें बदलकर दूसरों की चप्पलें अपना लिया है। लालच में आकर उसने महल की चप्पलों को चुपके से उठा लिया और उन्हें अपने पास रख लिया, ताकि उसे हर दिन नई लगने लगे। बीरबल ने मनोज का मामला गंभीरता से अकबर के सामने रखा। अकबर ने मनोज की गलती स्वीकारते हुए उसे सजा दी और महल में चप्पलों की सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम करवाए। दरबार में सबने बीरबल की सूझबूझ की दाद दी। उन्होंने कहा, सच्चाई को उजागर करने का काम हमारी बुद्धिमत्ता है। अगर हम अपनी वस्तुओं की सुरक्षा पर ध्यान दें और हर छोटी बात पर सजग रहें, तो लालच और धोखाधड़ी को हम मात दे सकते हैं। एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में एक रहस्यमय घटना घट गई। महल के सबसे कीमती सोने की मूर्ति अचानक गायब हो गई थी। मूर्ति को महल के विशेष कक्ष में रखा जाता था, जहां पर कड़ी सुरक्षा थी। दरबारियों ने कई बार सुरक्षा जांच की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। सब लोग हैरान थे, कभी तो ऐसा नहीं हुआ था। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, यह चोरी बड़ी अजीब है। सुरक्षा के बावजूद मूर्ति कैसे गायब हो गई? तुम इस रहस्य को सुलझा दो। बीरबल ने शांत मन से मामले की जांच शुरू की। उन्होंने पहले महल के सभी दरबारियों से पूछताछ की, पर किसी ने भी चोर बनने का संकेत नहीं दिया।
फिर बीरबल ने सोचा कि समस्या कहीं और है। उन्होंने महल के आसपास के बाग में निरीक्षण किया और देखा कि वहां के कुछ पेड़ों पर नए पत्ते उगाए थे, जबकि पहले वहां सूखे हुए थे। बीरबल ने देखा कि बाग के एक कोने में एक छोटा सा सुरंग है, जो सीधे महल के मुख्य दरवाजे से जुड़ी हुई है। उन्होंने तुरंत एक योजना बनाई। बीरबल ने दरबारियों को इकट्ठा किया और कहा, जहांपनाह, मुझे यकीन है कि चोर ने इस सुरंग का उपयोग किया होगा। मैं एक विशेष रासायनिक मिश्रण तैयार करूंगा, जिसे अगर कोई सुरंग के माध्यम से गुजरता है तो उसका निशान साफ हो जाएगा। बीरबल ने अपने मंत्रियों की मदद से वह मिश्रण बनाया और सुरंग में लगा दिया। रात होते ही, जब सब सो रहे थे, एक चोर सुरंग के माध्यम से महल में घुसा। जैसे ही उसने सुरंग में कदम रखा, मिश्रण ने उसके पैरों पर स्पष्ट निशान छोड़ दिए। अगले सुबह बीरबल ने उन निशानों का अध्ययन किया और चोर की पहचान कर ली। बीरबल ने तुरंत सिपाहियों को निर्देश दिया कि वे चोर को पकड़ लें। चोर को पकड़ते ही उसने मुंह खोला और सबको बताया कि उसने मूर्ति को चुपके से चोरी किया, क्योंकि वह खुद को आर्थिक रूप से परेशान महसूस कर रहा था। अकबर ने बीरबल की चतुराई की सराहना की और चोर को सजा दी। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने बिना किसी खुली लड़ाई के चोर की पहचान कर ली। यह साबित करता है कि तुम्हारी सूझबूझ कितनी तेज है। दरबारियों ने भी बीरबल की बुद्धिमत्ता की तारीफ की और समझा कि सही दृष्टिकोण और सूक्ष्म निरीक्षण से किसी भी रहस्य को सुलझाया जा सकता है। एक बार बादशाह अकबर ने गौर किया कि महल के बागीचे में रात को काफी कचरा फैला हुआ मिल रहा है। ताजे फलों के छिलके, कुछ अनजानी चीजों के टुकड़े और मिट्टी के निशान। पहरेदारों को भी नहीं पता था कि यह सब कौन कर रहा है। दिन में सब कुछ साफ रहता, पर रात को न जाने कौन आकर बागीचे को गंदा कर जाता। अकबर ने दरबार में सबको बताया, मैं चाहता हूं कि इस रहस्य का पता लगाया जाए। कौन हमारे महल के बागीचे में आकर कचरा फैला रहा है? किसी के पास कोई सुराग न था। फिर बीरबल आगे आए और बोले, जहांपनाह, मुझे कुछ दिन का समय दें, मैं ये रहस्य उजागर कर दूंगा। अगली शाम बीरबल ने बागीचे में कुछ खास इंतजाम करवाया। पौधों के पीछे एक छोटा सा छिपने लायक तंबू लगवा दिया और 2-3 सिपाहियों को वहां बैठने को कहा। उनके हाथ में मशाल थी, लेकिन उन्होंने उसे बुझाकर रखा ताकि बाहर से कोई रोशनी न दिखे। बीरबल ने इशारा किया, जिस पल बागीचे में कोई संदिग्ध हलचल दिखे, मशाल जलाकर पकड़ लो। रात गहराई और महल में सब सो गए। तभी करीब आधी रात को हल्की हल्की आहट हुई। बागीचे के पिछवाड़े से एक छोटा दरवाजा था, जिससे चुपके चुपके 2 लोग दाखिल हुए, एक आदमी और उसके साथ एक बड़ा सा बंदर। उस आदमी ने थैली से फल निकाले, बंदर को खिलाए और छिलके इधर उधर फेंक दिए। बंदर इधर उधर उछलकर पेड़ों पर चढ़ जाता, कुछ डालियां तोड़ देता। सिपाहियों ने तुरंत मशाल जलाकर दोनों को घेर लिया। वह आदमी डरकर भागने को हुआ, पर पकड़ा गया। सिपाहियों ने उसे बांधकर बीरबल के सामने पेश किया। पता चला कि वह आदमी काफी शरारती दिमाग रखता था। उसे पता था कि महल के बागीचे में अच्छे फल और शांत वातावरण है, इसलिए वह अपने पालतू बंदर को रोज रात में वहीं खिलाने ले आता। बंदर पेड़ों की डालियां तोड़ता, फूल फल बिखेरता और छिलके फैलाकर भाग जाता। अगली सुबह अकबर ने दरबार में उस आदमी से पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? वह बोला, जहांपनाह, मेरा बंदर शहर के शोर शराबे में परेशान हो जाता था। मैंने सोचा बागीचे में उसे ताजी हवा और फल मिलेंगे। मुझे मालूम था कि रात को पहरेदार कम रहते हैं, सो बस गलती हो गई। अकबर नाराज हुए, तुमने महल के कानून तोड़े और बागीचे को बर्बाद किया। तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहांपनाह, सजा जरूर दें,
पर इस आदमी को हुक्म दें कि यह कुछ दिन अपने बंदर समेत महल के बागीचे में मेहनत करे, टूटी डालियों की सफाई, पौधों की देखभाल और फूल फलों के रखरखाव का काम। अकबर को यह सुझाव पसंद आया। उन्होंने आदेश दिया कि वह आदमी 1 महीने तक रोज आकर बागीचे में मेहनत करेगा। साथ ही उसे जुर्माना भी भरना पड़ा। इस तरह बागीचे की बिगड़ी हालत सुधर गई और उस आदमी को अपनी गलती का सबक भी मिल गया। अकबर ने बीरबल की तारीफ की कि उसने आसानी से चोर छिपे आने वाले को पकड़वा दिया और एक व्यावहारिक सजा भी सुझा दी। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठकर सोच रहे थे कि बीरबल ने उन्हें कई बार महत्वपूर्ण समस्याओं का हल दिया है। अकबर के मन में एक सवाल आया और वह बीरबल से इस बारे में बात करना चाहते थे। उन्होंने बीरबल को दरबार में बुलाया और कहा, बीरबल, मुझे एक कठिन सवाल का जवाब चाहिए। अगर कोई व्यक्ति सच बोलते हुए भी धोखा दे रहा हो तो उसे क्या कहा जाएगा? क्या सच बोलना ही पर्याप्त है या कुछ और भी होना चाहिए? बीरबल ने अकबर की बात सुनी और थोड़ी देर सोचा। फिर उन्होंने कहा, महाराज, यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। मैं इसे एक कहानी के माध्यम से स्पष्ट कर सकता हूँ। अकबर ने कहा, बिल्कुल बीरबल, मुझे तुम्हारी कहानी सुनने में रुचि है। बीरबल ने कहानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक व्यापारी रहता था। उसका नाम था राघव। राघव बहुत चालाक था और हमेशा नए नए तरीके से कारोबार करता था। वह अपने ग्राहकों को सस्ते दाम पर अच्छा माल बेचने का वादा करता था, लेकिन असल में वह खराब और घटिया माल बेचता था। एक दिन राघव ने एक नया माल खरीदा और अपने ग्राहकों को यह बताने के लिए एक प्रचार किया कि उसका माल बहुत ही उच्च गुणवत्ता का है। वह यह भी कहता था कि उसका माल बहुत सस्ते दाम पर मिलेगा। गांव के लोग राघव की बातों पर विश्वास कर गए और उन्होंने माल खरीदने के लिए उसकी दुकान पर आना शुरू किया। राघव ग्राहकों को अपने माल की खूबियां बताकर उन्हें आकर्षित कर रहा था। लेकिन जब ग्राहकों ने घर जाकर वह माल इस्तेमाल किया तो वे सभी यह पाकर हैरान रह गए कि वह माल बहुत खराब और नाजुक था। कई लोग तो उस माल को वापस करने के लिए राघव के पास गए, लेकिन राघव ने कहा, मैंने जो आपको बताया वही सच है। मेरा माल सस्ता है, लेकिन उसका इस्तेमाल तो आप लोगों के हाथ में है। अगर वह खराब हो गया तो मेरी क्या गलती? गांव के लोग समझ गए कि राघव ने सच्चाई तो कही थी, लेकिन उसने पूरी सच्चाई नहीं बताई थी। वह सच्चाई को अपने फायदे के लिए तो बोलता था, लेकिन वह लोगों को धोखा दे रहा था। गांव में यह बात फैल गई कि राघव ने ग्राहकों को धोखा दिया है। कुछ लोग इस पर गुस्से में आकर राघव से मिलने गए। उनमें से एक वृद्ध व्यक्ति था जो गांव के सभी लोगों से बहुत सम्मानित था। वह राघव के पास गया और उसने कहा, राघव, तुम्हारी बातों में सच्चाई है, लेकिन तुमने केवल आधी सच्चाई बताई है। तुम्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि पूरी सच्चाई हमेशा बतानी चाहिए ताकि लोग धोखा न खाएं। राघव को यह बात समझ में आई और उसने फैसला किया कि वह अब सच्चाई को पूरी तरह से बताएगा। उसने अपने ग्राहकों से माफी मांगी और सभी को बताया कि माल सस्ता होने के कारण उसकी गुणवत्ता भी उतनी ही कम थी। इसके बाद राघव ने अपनी दुकान पर एक बड़ा बोर्ड लगवाया जिसमें लिखा था, सस्ता माल लेकिन गुणवत्ता में कमी। इससे लोग जानते थे कि अगर वे यहाँ से सामान खरीदने आएंगे तो वे वही माल पाएंगे जिसकी गुणवत्ता ठीक नहीं थी। लेकिन राघव ने यह पूरी सच्चाई बताई और अब लोग उसे धोखा नहीं समझते थे। बीरबल ने कहानी समाप्त करते हुए कहा, महाराज, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चाई बोलना जरूरी है, लेकिन उस सच्चाई को पूरा बताना और उसका सही संदर्भ देना भी उतना ही जरूरी है। केवल आधी सच्चाई से लोगों को धोखा दिया जा सकता है। राघव ने पहले तो ग्राहकों को सच बताया,
लेकिन वह पूरा सच नहीं बता रहा था। अकबर ने ध्यान से बीरबल की बात सुनी और कहा, बीरबल, तुमने बहुत अच्छा उदाहरण दिया। मुझे अब समझ में आ गया कि सच बोलना बहुत जरूरी है, लेकिन अगर हम पूरा सच नहीं बताते तो वह भी लोगों के लिए धोखे जैसा हो सकता है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, कभी भी किसी को पूरी जानकारी बिना नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे वह किसी को भी गलत समझने या धोखा खाने का मौका मिल सकता है। इस तरह बीरबल ने अकबर को यह सिखाया कि सच्चाई बोलना महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर हम पूरी सच्चाई नहीं बताते तो वह भी एक तरह से धोखा हो सकता है। एक दिन अकबर दरबार में बैठे हुए थे। उन्होंने अपने मंत्रियों से पूछा, दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है? हर मंत्री ने अलग अलग उत्तर दिए। किसी ने सोना कहा, किसी ने हीरे जवाहरात, लेकिन अकबर को कोई जवाब संतोषजनक नहीं लगा। अंत में उन्होंने बीरबल से पूछा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, इसका उत्तर मैं कल दूंगा। अगले दिन बीरबल दरबार में आए और बोले, जहां पनाह, मुझे जवाब देने से पहले आपको मेरे साथ चलना होगा। अकबर और दरबार के लोग बीरबल के साथ शहर की सड़कों पर निकल पड़े। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्होंने एक छोटे से झोपड़े में प्रवेश किया। वहां एक गरीब महिला अपने बीमार बच्चे को गोद में लेकर बैठी थी। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, इस महिला से पूछिए कि उसके लिए सबसे कीमती चीज क्या है। अकबर ने पूछा। महिला ने रोते हुए कहा, महाराज, मेरे लिए सबसे कीमती चीज मेरे बच्चे की जिंदगी है। काश यह जल्दी ठीक हो जाए। इसके बाद बीरबल ने उन्हें एक व्यापारी के घर ले गए। वहां व्यापारी अपने खोए हुए सामान को लेकर चिंतित था। बीरबल ने उससे भी वही सवाल पूछा। व्यापारी ने कहा, मेरे लिए सबसे कीमती चीज मेरी ईमानदारी और मेहनत से कमाया हुआ धन है। अंत में बीरबल अकबर को दरबार में वापस ले आए और कहा, जहां पनाह, हर व्यक्ति के लिए सबसे कीमती चीज अलग होती है। यह उनकी जरूरत, परिस्थिति और भावना पर निर्भर करती है। लेकिन अगर हम सभी के लिए एक बात कहें तो सबसे कीमती चीज समय है। इसे न खरीदा जा सकता है, न लौटाया। इसका सही उपयोग करना ही सच्चा धन है। अकबर बीरबल के ज्ञान से बहुत प्रभावित हुए और कहा, बीरबल, तुम्हारे जैसा समझदार कोई नहीं। सचमुच समय ही सबसे कीमती चीज है। हमें इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। कहानी का संदेश: हर व्यक्ति के लिए कीमती चीज उसकी परिस्थिति पर निर्भर करती है, लेकिन समय सभी के लिए सबसे अनमोल है।